हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्म नीतेश। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बेहद अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का जो ग्रेड 3 का एग्जामिनेशन है बहुत अच्छा गया होगा। और एग्जामिनेशन होने के बाद मैंने आप सभी लोगों से जितने भी कैंडिडेट जो कि हमारे साथ कनेक्टेड थे और फिर हमने सेंटर पर जाकर के बहुत सारे कैंडिडेट से उनके स्कोर से पूछे उनसे, जिससे मुझे एक ऑन एन एवरेज सबसे कम कितना सबसे ज़्यादा कितना वो एक अंदाज़ मिला। क्योंकि एग्ज़ाम दे करके आने के बाद सभी का जो स्कोर रहता है, सभी कहते हैं कि मैं 90 बनाया, 80 बनाया, 98 बनाया, हर एक का अलग अलग रवैया रहता है। बट जब फाइनल आंसर की आता है तो आंसर की आने के बाद जो नंबर है, एक्चुअल नंबर है, वो दिखने लगते हैं और बहुतों का उस समय बोलती बंद हो जाता है। तो जो अभी आप सभी लोगों को हवा में उड़ा रहे होंगे कि मेरा 89 सही है, मैंने 90 बनाया है, मैंने 98 बनाया, मैंने 95 बनाया, मैंने 82 बनाया है, मेरा तो हो जाएगा, तो उन लोगों से आप सिर्फ आंसर की के बाद बात कीजिएगा। तो वही आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि आप सभी लोगों का जो आंसर की का डेट आया है, कि आप सभी लोगों का आंसर की कब तक आएगा, कैसे आप सभी लोग आंसर की चेक कर सकते हैं, और नॉर्मलाइजेशन में आप सभी लोगों के कितने नंबर बढ़ेंगे, नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर क्या होता है, किस फैक्टर पर आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन यानी कि रेलवे का जो कट ऑफ है वो निर्धारित किया जाता है। ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो है कि हर एक अपडेट आप सभी लोगों को मिलती रहे। फोटो देख रहे होंगे, लॉगिन फ्रॉम विल एक्सेसिबल फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर फ्रॉम 6 जनवरी 2025 से लेकर के 9 बजे से लेकर के 11 जनवरी 2025 9 AM तक ये पेज आप सभी लोग देख रहे होंगे। बहुत से कैंडिडेट का था कि हाँ ये पेज निकल के आया है। अब ये आया कहाँ से, इसके बारे में मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ, क्योंकि इसी से आप सभी लोगों को पता चला कि आप सभी लोगों का जो आंसर की वो कब से कब जारी होगा। तो यहाँ पर जो लिंक यहाँ पर आप सभी लोगों को विजुलाइज हो रहा है, वो मैं भी आप सभी लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, जैसे आप सभी लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए ये आपको लॉगिन होते हुए दिख जाएगा, और इसका लिंक मैंने आप सभी लोगों के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया। अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं तो वही आप सभी लोगों को दिखा रहा है कि 6 से 11 के बीच आप सभी लोगों को अपना अपना जो आंसर की है वो देखने को मिल जाएगा। ये तो बात आ गई आंसर की, हम यहाँ से देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। आंसर की हमने जो मैंने आप सभी लोगों को सुनने में बताया था कि आप सभी लोगों का आंसर के बारे में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा, वो मैंने आप सभी लोगों को बता दिया। अब अगर हम लोग बात करेंगे पेपर के बारे में, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप सभी लोगों का जो एग्जाम हुआ है उसमें आप सभी लोगों के 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। 100 क्वेश्चन में से अगर देखा जाएगा तो अराउंड एक क्वेश्चन 1 नंबर का था और निगेटिव मार्किंग 1/3 था। यानी कि अगर आप लोग एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आप सभी लोगों के 1 नंबर कटेंगे, यानी कि 0.33 का आप सभी लोगों का नेगेटिव मार्किंग देखने को मिला था। अब देखिए, एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर जो लोग बता रहे थे, अधिकतर का स्कोर जो देखने को मिला ऑन एन एवरेज कि सर 75 बिलो 75 के बिलो ही बहुत सारे कैंडिडेट, 70 वाले बहुत सारे कैंडिडेट थे। और ऑन एन एवरेज अगर देखा जाएगा जो मुझे देखने को मिला तो अराउंड 72 से लेकर के 75 नंबर के बीच में अधिकतर बच्चे का स्कोर था। बट जो लोग नहीं, जो ऐसे होते हैं जो कि पहली बार एग्जाम देने गए हैं, रेलवे का फर्स्ट अटेम्प्ट था उन लोगों का टेक्नीशियन का, वो लोग ये कह रहे हैं कि सर हमारा 1989 था, 91 मैंने बनाया है, 90 मैंने बनाया है। तो ये लोग वे कैंडिडेट है जिन्होंने निगेटिव मार्किंग पर ध्यान नहीं दिया, जो मन में आया उसको टिक कर दिया। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे जिन भी कट, देखिए अब हुआ है ना कि हर एक आप सभी लोगों का एक दिन में 3 फेज में आप सभी लोगों का एग्जाम हुआ है, अलग अलग दिन में आप सभी लोगों के एग्जामिनेशन हुए हैं, जिसके कारण आप सभी लोगों को नॉमिनेशन का भी यहाँ से मेन फैक्टर होता है। अब देखिए, किसी दिन आप किसी फेज में जो है कि अगर साइंस थोड़ा सा भी ईजी पूछ दिया तो वहाँ पर स्कोर बढ़ जा रहा है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग तो अधिकतर कैंडिडेट यहाँ पर सही करके आते हैं। मेन जो फैक्टर था आप सभी लोगों का वो था साइंस का। अब जिसके फेज में, जिसके शिफ्ट में अगर फिजिक्स के क्वेश्चन न्यूमेरिकल डाल दिए गए तो उसका थोड़ा सा टफ हो गया, या फिर जिसके इसमें केमिस्ट्री के रिएक्शन पूछ दिए गए, या फिर जिसके इसमें ज़्यादा करंट अफेयर का क्वेश्चन डाल दिए गए तो उन लोगों को नहीं आता। तो जिन लोगों का करंट अफेयर सही हो गया, साइंस अच्छे से पढ़ रखा था और मैथ्स रीजनिंग उन्होंने ऑन एन एवरेज अगर पूरा सही किया होगा, तो जो एक सटीक स्कोर आना चाहिए वो 85 नंबर के आसपास हर एक बंदा ला सकता है, जो कि एकदम वेल एजुकेटेड है, बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, डेडिकेटेड है उसी के पोस्ट के लिए। यानी कि उसने 9-10 के साइंस पूरा खत्म किया है, मैथ्स उसने पूरा बनाया, रीजनिंग पूरा बनाया, और अगर उसे करंट के क्वेश्चन पकड़ा जाते हैं तब उसका 85 के आसपास स्कोर देखने को मिलेगा। बट अगर कोई ये बोल दे कि सर कट ऑफ जो है कि 85 के पार या फिर 90 के पार जाएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो आपके कट ऑफ के फैक्टर रहते हैं उसके अलग अलग फैक्टर रहते हैं। अब देखिए, होता ये ना कि आप सभी लोगों की डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, उसके बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट ने कितने ने उसमें एग्जाम दिया है, वो फैक्टर मेन इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उसी से कंपटीशन आप सभी लोगों का देखा जाता है। उसके बाद आता है आप सभी लोगों का नॉर्मलाइजेशन।
इसमें जो है ना मेन ये अंतर करता है, मान लीजिए कि एक दिन में 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, एक दिन में 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ और इस शिफ्ट का मान लीजिए पेपर इजी था तो यहाँ पर बच्चों ने 90+ क्वेश्चन सही करके आया। ये थोड़ा मॉडरेट था तो अराउंड बच्चों ने 85 के आसपास क्वेश्चन बनाया और ये थोड़ा सा टफ देखने को मिला, तो जिसके कारण जो पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं जिन्होंने सटीक अपना जो अटेम्प्ट किया 75+ किया। तो यहाँ पर तो पेपर का लेवल अगर एक जैसा रहता है तो सभी का एक जैसा अटेम्प्ट रहता है, पेपर का लेवल चेंज होने के कारण कैंडिडेट का जो स्कोरिंग है यानी कि जो उन्होंने अटेम्प्ट किए हैं क्वेश्चन वो बढ़ गए घट गए। तो यहीं पर होता है आप सभी लोगों का नॉर्मलाइजेशन। और पिछली बार के मुताबिक पिछली बार के अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन में मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि किसी किसी के 10 नंबर भी बढ़ते हैं तो किसी किसी के 12 नंबर भी बढ़ते हुए मैंने देखे हैं नॉर्मलाइजेशन के अंदर। तो वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है एंड आप सभी लोगों के शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सभी लोगों का जो शिफ्ट है वो कितना टफ था। अगर आप सभी लोगों का शिफ्ट टफ रहेगा तो आप सभी लोगों के 12 से प्लस भी नंबर बढ़ सकते हैं, 15 नंबर के आसपास भी आप सभी लोगों के नंबर बढ़ सकते हैं। बट अगर आप लोग ऐसा बोलिएगा कि नहीं मेरे 30 नंबर बढ़ गए, 40 नंबर बढ़ गए, तो इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा कभी भी नहीं होता। हार्ड से हार्ड 15 से 20 नंबर के बीच में नंबर आप सभी लोगों को बढ़ते हुए नजर आएंगे नॉर्मलाइजेशन के अंदर। ये तो मैंने आप सभी लोगों को नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया कि हाँ पेपर का लेवल जितना टफ रहता है या फिर किसी पेपर का लेवल इजी रहेगा उस शिफ्ट में तो उसके हिसाब से आप सभी लोगों का नॉर्मलाइजेशन होता है। बट जो एक रो मार्क्स है कि हाँ कितना रो मार्क्स जाएगा बाकी नॉर्मलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करे कि आप सभी लोगों का स्कोर कितना जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे कि हाँ एक एक्चुअल कट ऑफ कितना है, क्योंकि देखिए हर एक जोन में अलग अलग वैकेंसीज हैं। जिस जोन में ज़्यादा वैकेंसी अगर वहाँ पर बच्चों ने कम अप्लाई, देखिए होता है ना कि जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी वहाँ पर ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई कर दिया तो वहाँ पर कंपटीशन बढ़ गया ऑलरेडी। अब जहाँ पर कम वैकेंसी है वहाँ पर कम लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि वहाँ पर कम वैकेंसी मेरा होगा कि नहीं होगा ये सोच के अधिकतर फॉर्म अप्लाई करते नहीं है। बट जिन लोगों को एक्सपीरियंस है 2-3 बार एग्जाम दिया वो लोग वहीं पे भरते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हम यहाँ से निकाल सकते हैं। बट जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी वहाँ पर ज़्यादा कैंडिडेट यानी कि वहाँ कंपटीशन बढ़ गया। तो वहाँ पर कंपटीशन बढ़ गया, मान लीजिए अगर 10 सीट है और बच्चों ने अगर 50 अप्लाई किया तो उसको तो 40 लोगों को छांटना है ना, तो वो कैसे छाटेगा, वहाँ का कट ऑफ बढ़ा देगा। जिनका होगा स्कोर वो लोग सिलेक्ट होंगे, जिनका स्कोर नहीं होगा वो लोग सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो यही कारण हो जाता है कि जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ का जो कट ऑफ है डायरेक्ट बढ़ जाता है। ठीक है, बट अगर हम लोग ऑन एन एवरेज लेकर के चले कि रो मार्क्स कितना होना चाहिए तो आप एक सेफ जोन में रहिएगा। तो मैं आपको बता दूं अगर आप लोग यूआर से बिलोंग कर रहे हैं, यूआर कैटेगरी से अगर आप सभी लोगों का स्कोर 78 के आसपास अगर आप सभी लोगों का स्कोर आ रहा है, 75 से लेकर के 78 नंबर के अप्रॉक्स अगर आप सभी लोग स्कोर लेकर के आ रहे हैं तो आप लोग सेफ जोन में हैं। ठीक है, बट अगर हम लोग बात करेंगे ईडब्ल्यूएस के बारे में और ईडब्ल्यूएस से अगर आप सभी लोगों का स्कोर जो है वो 75 के अप्रॉक्स आ रहा है तो आप सभी लोग सेफ जोन में हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग ईबीसी के बारे में, सॉरी बीसी के बारे में। तो बीसी से अगर आप सभी लोग हैं और अगर आप सभी लोगों का स्कोर 76 नंबर के आसपास आ रहा है, 74 to 76, तो आप सभी लोग सेफ जोन में हैं। और ईबीसी की बात करेंगे तो अगर आप सभी लोगों का स्कोर 72 नंबर के आसपास आ रहा है तो आप सभी लोग सेफ जोन में हैं। ठीक है, और एससी का मैं आप सभी लोगों को बता दूँ अगर आप सभी लोगों का SC ST वाले हैं और अगर आप सभी लोगों का अराउंड 68 के आसपास भी अगर आप सभी लोगों का स्कोर आ रहा है तो आप सभी लोग सेफ जोन में। अब देखिए इसमें से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि आपने कट ऑफ या फिर कम बताया या फिर ज़्यादा बताया। अब देखिए ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि किसी पिछले बार का आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, किसी जोन में अधिकतर बच्चे का 70 नंबर पर भी रिजल्ट आया है और कोई बच्चा 88 नंबर लाने पर भी रिजल्ट नहीं ला पाया है अपना। ठीक है, तो किसी कैंडिडेट का 88 नंबर पर भी रिजल्ट नहीं आता है, किसी का 60-70 पर भी रिजल्ट आ जाता है। तो वो डिपेंड करता है उनके शिफ्ट के ऊपर कि उन्होंने कैसा शिफ्ट मतलब कैसा जोन अप्लाई किया था, वो डिपेंड करता है जोन के ऊपर, है ना। पिछली बार भी बहुत सारे कैंडिडेट का ग्रुप डी में उठा करके देख लीजिए 80 पर भी सिलेक्शन हुआ है, किसी का 60 पर भी हुआ है। तो वो डिपेंड करता है जोन वाइज आप किस जोन में अप्लाई करते हैं, वहाँ पर कितने बच्चे हैं, कितने कंपटीशन है उस जोन के अंदर। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को हर एक चीज़ डिटेल में बताया। बाकी फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी इन्फॉर्मेशन और चाहिए होगा आप सभी लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।